Hello everyone, welcome to Maya classes. I am Shiva Mishra, your sociology educator. तो जैसा कि आपको पता ही है हमारी फाउंडिंग फादर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। हमने अपने 5 फाउंडिंग फादर्स कर चुके हैं। उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हो चुका है। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। जो हमारे 26 थिंकर है यूनिट 1 में सिलेबस में, उनको पढ़ने से पहले हम अगर ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो वो टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा। इसलिए चालू करते हैं पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। सबसे पहले पर्सपेक्टिव होता क्या है? पर्सपेक्टिव मतलब हम इसको हिंदी में बोलते हैं नज़रिया। हम सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं, मतलब किस नज़रिए से देख रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है सोसाइटी में, या फिर हमको दिख रहा है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कि कुछ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे कोई अच्छे से काम कर रहा है, उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, कोई बहुत गरीब है, या फिर हमको लग रहा है कि नहीं ये जो सब चीज़ें हैं वो सही हो रही है, ऐसा ही होना चाहिए, या फिर कोई और। तो ये जो नज़रिए हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 पर्सपेक्टिव दिए हैं, तो अलग अलग थिंकर्स अलग अलग पर्सपेक्टिव में आते हैं, मतलब उन्होंने अलग अलग नज़रिए से अपनी थ्योरी दी है। कुछ को लगता है, कुछ जैसे है फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ये दोनों सेम है। फंक्शनलिज्म मतलब सब कुछ सही। फिर आते हैं कन्फ्लिक्ट, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। ये हमारे 5 ब्रॉडली 5 हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं। हमने सारे थिंकर्स इसमें डिवाइड करके रखे हैं। कुछ लोग फंक्शनलिस्ट हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट है, कुछ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है, कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट पीरियड से है। तो हम ऐसे ऐसे करके देखेंगे कि कौन सा जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, और कौन से थिंकर्स हैं जो इस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक और है इसके बाद, फेमिनिस्ट, जो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे डीप में, लेकिन हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये जो दोनों है नाम है, ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन बस हमारे 2 थिंकर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मेलिनोस्की एंड ब्राउन। इनके लिए हम मेलिनोस्की के लिए हम प्योर फंक्शनलिस्ट यूज़ करते हैं, एंड रेडक्लिफ ब्राउन के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट यूज़ करते हैं। इनके अलावा बाकी सबके लिए हम फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इमाइल डर्कहाइम है, उनको हम फंक्शनलिस्ट भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मेलिनोस्की है वो बस फंक्शनलिस्ट है, और जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो बस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। वो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों। पर अभी के लिए आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मेलिनोस्की का पर्सपेक्टिव क्या है तो प्योर फंक्शनलिस्ट, और रेडक्लिफ ब्राउन का पर्सपेक्टिव क्या है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म है क्या? Functionalism sees society as a complex system whose parts works together to promote solidarity and stability। मतलब जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव के थिंकर है, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी सोसाइटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो साथ में काम करते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे, सॉलिडेरिटी बनी रहे। जैसे कि ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, जैसे मैंने बताया था, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो ये हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सब हमारे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये सोसाइटी के पार्ट्स हैं। तो ये जो है हमारी सोसाइटी इन सबको मिला के बनती है, ऐसे और है, इन सोसाइटी हमारी इनको मिला के बनती है। जब हमारी सोसाइटी में ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अच्छे से वर्क करते हैं तो हमारी सोसाइटी अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, तो सबको मिलके ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली है, मैरिज, एजुकेशन है,
ये सब जब मिलके काम करेंगे तब हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब इन सारे इंस्टीट्यूशंस की इक्वल इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, सब ज़रूरी हैं तो हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए। तो यही बोलते हैं जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ कार्य करती, कुछ ना कुछ फंक्शन प्ले करती हैं, तभी हमारी सोसाइटी अच्छे से प्रोग्रेस, सोसाइटी में प्रोग्रेस आता है और सोशल चेंज आता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बताया। अब थोड़ी सी इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शनलिज्म है मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये आपको याद रखना है कौन सा पर्सपेक्टिव क्या है। जो फंक्शनलिज्म है मैक्रो पर्सपेक्टिव मतलब सोसाइटी को एज अ होल देखता है, सीज सोसाइटी एज अ होल। मतलब ये सोसाइटी को पार्ट्स में नहीं देखते कि एक एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, एक एक इंसान क्या कर रहा है, नहीं, लेकिन पूरी सोसाइटी को एक साथ देखता है कि हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये मैक्रो पर्सपेक्टिव, जब हम एक पूरी ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी को देखते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारी जो बॉडी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, हम अच्छे से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे। हम ये नहीं देखते कि हमारे जो मैक्रो पर्सपेक्टिव, वो ये नहीं देखते कि एक एक काम, एक एक पार्ट जो हमारी बॉडी का अंग है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो देखते हैं कि हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है कि नहीं। ऐसे ही वो मैक्रो पर्सपेक्टिव ये देखता है कि पूरी सोसाइटी काम कर रही है कि नहीं, वो इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की जो ऑर्गेनिक एनालॉजी की थ्योरी है उससे इंस्पायर्ड है। हमने क्या देखा था, जैसे कि बताया, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था कि हमारी जो सोसाइटी है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जैसे है, सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी की जैसे है। जैसे कि हमारी सोसाइटी डिफरेंट पार्ट, जैसे हमारी बॉडी है डिफरेंट पार्ट्स को लेकर बनती है, वैसे हमारी सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स को लेकर बनती है। हमारी बॉडी ग्रो करती है वैसे ही हमारी सोसाइटी ग्रो करती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलके काम करते हैं तब हमारी बॉडी अच्छे से चलती है, वैसे ही हमारी सोसाइटी अच्छे से चलती है जब हमारे जो ये इंस्टीट्यूशन है अच्छे से, पार्ट जो है वो अच्छे से काम करते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आया कि किससे इंस्पायर्ड है, तो हमारी जो हर्बर्ट स्पेंसर की एनालॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सोसाइटी को एज अ होल देखती है। Functionalism addresses society as a whole in terms of function of its constituent elements, namely norms, customs, tradition, institution। जो हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली मैरिज, जो ट्रेडिशंस है मतलब जो हमारे ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं पुराने टाइम से, कस्टम्स, नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, इन सबको मिला के, इन सबके जो एलिमेंट्स है इन सबको मिला के जो हमारी बॉडी, हमारी जो सोसाइटी है वो बनती है और उसी से हमारे सोशल प्रोग्रेस होता है। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, रूल्स जो है, हमारे नियम है, नॉर्म्स जो हैं, कुछ ना कुछ पर्पस सर्व करते हैं। मतलब सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, एंड दैट ऑल आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। मतलब इन सबकी ज़रूरत है हमारी जो सोसाइटी को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। कुछ भी हो, हमारी जो सोसाइटी की डिफरेंट नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, पुराने तौर तरीके हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें भी, जैसे फंक्शनलिज्म में डर्कहाइम ने बोला था, जो क्राइम है उसका भी कुछ फंक्शन है। अगर हमारी सोसाइटी में क्राइम नहीं होगा तो भी चीज़ें गड़बड़ होगी। क्राइम भी हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है, क्राइम है तभी हमारी सोसाइटी में उससे भी प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी है, अच्छा है बुरा है, उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ कार्य है, और वो ज़रूरी है हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम इनके थ्योरीज देखते हैं कौन कौन से। इन ये बस इतने ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये मेजर है, इनको आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं इनके। लेकिन इनके अलावा भी जैसे जैसे हम आगे सिलेबस पढ़ेंगे उसमें ऐसे ऐसे इसमें ऐड करते जाएंगे। आप इस पेज में अपने जो आगे भी फंक्शनलिस्ट थिंकर मिलेंगे उसको, उनको ऐड करते जाइएगा। सबसे पहले हमारे ऑगस्ट को हटाते हैं।
हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया था। और जो हमारी फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, ये भी हमारी सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर की जो एनालॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनकी थ्योरी से आती है। इसके बाद हमारे इमाइल डर्कहाइम है। इन्होंने बोला था कि क्राइम भी हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है। फिर आते हैं हमारे मेलिनोस्की। इनको हम प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं, ये जानना ज़रूरी है। फिर आते हैं हमारे रेडक्लिफ ब्राउन। इनको हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। देन कम्स द मर्टन। फिर टेलकॉट पार्सन्स आते हैं। डेविस एंड मूरे हैं। एम एन श्रीनिवास हैं, जिन्होंने संस्कृताइजेशन की थ्योरी दी थी। तो ये सब हमारे मेजर थिंकर्स हैं फंक्शनलिस्ट ग्रुप के। अब हम देखते हैं कि मेलिनोस्की को क्यों हम प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने नीड थ्योरी ऑफ फंक्शन, नीड थ्योरी दी थी। मतलब इन्होंने बोला था कि हमारा जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी में हम कल्चर वगैरह क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी नीड्स फुलफिल, जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम उसके हिसाब से जो अपने इंस्टीट्यूशन है वो बनाते हैं। जैसे कि फैमिली क्यों बनी, क्योंकि हमारी जनरेशन आगे बढ़े इसलिए फैमिली बनी। मतलब ये हमारी नीड थी, ये हमारी ज़रूरत थी कि हम फैमिली बनाए। ठीक है, फैमिली। हमने रिलीजन क्यों बनाया, क्योंकि हमको एक सिक्योरिटी चाहिए थी। क्योंकि रिलीजन में फेथ रखते हैं तो जो इंसानों का डर है वो जाता है। मतलब हमने ये इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए हैं, ताकि जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल हो, हमारी जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो हम पूरी कर सके। इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। तो उन्होंने बोली थी नीड थ्योरी। याद रखें, नीड थ्योरी किसकी है, मेलिनोस्की की है। उन्होंने बोला था सबकी नीड्स एक जैसी हैं। ठीक है, कि सोसाइटी में फैमिली क्यों बनी, रिलीजन क्यों बनी, क्योंकि ज़रूरत पड़ी। इसीलिए इनको प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे ब्राउन है, रेडक्लिफ ब्राउन है, उनको हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेसेसरी कंडीशन की थ्योरी दी। नेसेसरी कंडीशन, उन्होंने बोला कि जो मेलिनोस्की की नीड थ्योरी है, उसमें मेलिनोस्की की नीड थ्योरी मतलब जो नीड्स हैं वो हर इंसान की अलग हो सकती है। मेरी नीड्स अलग है, आपकी नीड्स अलग है, ठीक है, किसी और की नीड्स अलग है। जो हमारी ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन ब्राउन ने बोला जो नेसेसरी कंडीशन से लेंगी वो सबकी यूनिवर्सली सेम रहती, जैसे फूड, हाउस, ठीक है, क्लोथ्स। ये जो है नेसेसरी कंडीशंस है, मतलब इनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। ये हर सोसाइटी में सेम रहता है। तो इन्होंने पूरे एक स्ट्रक्चरल लेवल पे बात की है, पूरे एक स्ट्रक्चर की बात की। उन्होंने नीड थ्योरी को रिप्लेस करके वो नेसेसरी कंडीशन ऑफ लिविंग लाए हैं। मतलब कि जो नेसेसरी कंडीशंस है वो हर सोसाइटी में सेम रहती हैं, पूरे स्ट्रक्चर में सेम रहती है। वो एक स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन जो हमारी नीड्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मतलब हर इंसान के लिए अलग नीड्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको स्ट्रक्चरल फंक्शंस बोलते हैं और इनको हम प्योर फंक्शंस बोलते हैं। जो बाकी जो हमारे थिंकर्स हैं इनकी हम थ्योरीज देखेंगे, लेकिन ये हम जैसे जैसे ये मैक्सिमम इसमें जो हमारे 26 थिंकर्स हैं उनके बारे में है, तो हम जैसे जैसे थिंकर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली आपको ये समझना है कि फंक्शनिस्ट क्या बोलते हैं, कि सोसाइटी में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, उन सबका कुछ ना कुछ काम है। कोई एक भी नहीं रहेगा तो हमारी सोसाइटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। और सोसाइटी में जो भी चीजें हैं वो जरूरी है। जैसे हमारा क्लास डिफरेंस है, मतलब कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच हैं, तो उन्होंने बोला ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर पुअर नहीं होंगे तो रिच का काम कौन करेगा। तो मतलब जो भी डिवीजन, जो भी डिफरेंस है, जो भी क्राइम है,
मर्डर कुछ भी है उसका, और जो सुसाइड है उन्होंने सुसाइड थ्योरी दी थी इमाइल डर्कहाइम ने। उन्होंने बोला था ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी चीजें हैं सोसाइटी में वो कुछ ना कुछ फंक्शन प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनलिस्ट थ्योरी। इसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखेंगे, इसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब आते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये भी एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, मतलब ये भी सोसाइटी के को एज अ होल देखती है, पार्ट बाय पार्ट नहीं देखती है, ठीक है। पूरी सोसाइटी को एज अ होल देखती है, पार्ट बाय पार्ट नहीं देखती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारा मैक्रो पर्सपेक्टिव है। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे देख, जैसे कि ये फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव उसके रेडिकली अपोजिट है, बिल्कुल उससे ये जो फंक्शनलिस्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। रेडिकली अपोजिट टू फंक्शनलिज्म, मतलब जो भी हमारी फंक्शनलिस्ट थ्योरी में हमने पढ़ा था उसको बिल्कुल अपोजिट आप कर दें और आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मिल जाएगी। मतलब फंक्शनल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन है और जो भी है हमारी सोसाइटी में वो सही है, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ फंक्शन प्ले करती है, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो क्लासेस बनी हुई है वो रिच जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके फायदे के लिए बनाई हुई है। ये हर चीज़ का कुछ फंक्शन नहीं है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में कंपटीशन है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या बोलती है कि हमारी सोसाइटी में क्या है, स्टेबिलिटी है, कंसेंसस है, मतलब सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती है कि ऐसा नहीं है, सब लोग साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, उनको स्टेटस को चाहिए, मतलब जो फंक्शनल थ्योरी है उनको लगता है जो भी चल रहा है सही चल रहा है, चलने दो, कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो बोलती है कि नहीं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, वो जो रिच लोग हैं उनके फायदे के लिए चल रहा है, हमको सोशल चेंज लाना पड़ेगा, हम स्टेटस को से खुश नहीं है, ठीक है। मेजरली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की थ्योरी है, हम इसको अब आगे पढ़ते हैं। दे टू सजेस्ट अ फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोसाइटी, but instead of emphasizing on consensus, they focus on division in society. They seek to explain why unequal relation exist in society, how they are perpetuated. मतलब उन्होंने कंसेंसस मतलब जो साथ में मिलकर लोग काम करते हैं, उन्होंने उसको अपोज किया। उन्होंने बोला कंसेंसस नहीं, हमारी सोसाइटी में डिवीजन है, मतलब हमारी सोसाइटी में डिवाइड है, अलग अलग क्लास में ग्रुप्स में डिवाइड है और लोग अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग बहुत पुअर हैं तो वो जैसे लेबरर हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े हैं वो अच्छी पोस्ट में बैठे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनके नीचे सब काम करते हैं। तो ऐसे हमारी सोसाइटी में अलग अलग डिवीजन है लोगों के बीच में, क्लासेस के बीच में। और उन्होंने बोला ये अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी जो सोसाइटी बटी हुई है तो जो सब लोग बराबर बटे हुए, नहीं, कुछ लोग बड़े हैं कुछ लोग छोटे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डिवीजन ऑफ सोसाइटी में फोकस करती है और ये बताती है कि हमारी सोसाइटी में ये जो रिलेशंस है ये अनइक्वल क्यों है, वाई वी हैव अनइक्वल रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी, ठीक है। कोई अमीर कोई क्यों है, कोई गरीब क्यों है, ये बताती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। और कैसे ये आगे बढ़ता है। इस जो पर्सपेक्टिव है, इनके जो मेजर थिंकर थे वो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स। इन्होंने जो सोसाइटी को है उनको इकोनॉमिक वे में देखा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा, मतलब सोसाइटी में जो भी हो रहा है इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, पैसे की वजह से हो रहा है, ठीक है। इनका हम डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे जो इन्होंने हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म से लिया था।
अभी हम इसको आगे देखेंगे। ये याद रखें, इनके जो फाउंडिंग है समझ लीजिए, जो मेजर जो थिंकर है वो कौन है, कार्ल मार्क्स। और उन्होंने सब कुछ पैसे के उससे देखा था कि सब कुछ जो हमारी सोसाइटी में जो भी चीजें हैं वो इकोनॉमी की वजह से है। ठीक है। अनलाइक फंक्शनलिस्ट हु डिफेंड स्टेटस को, जो फंक्शनलिस्ट को स्टेटस को मतलब जो है जैसा है वो सही लगता था, उन्होंने सोशल चेंज को अवॉइड किया था। जो कन्फ्लिक्ट स्कूल के लोग थे उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया था, मतलब जो जैसा है वो सही नहीं है, हमें सोशल चेंज लाना है। ये किसने बोला है, कन्फ्लिक्ट स्कूल में, मतलब सोशल रेवोल्यूशन लाना है। ठीक है। वो मानते थे कि रिच पीपल एंड पावरफुल पीपल फोर्स सोशल ऑर्डर ऑन द पुअर एंड द पुअर एंड वीक, मतलब रिच और जो पावरफुल पीपल है हमारी सोसाइटी के, वो हमारे हमारे जो पुअर और वीक पीपल है उन पे दबाव बना के रखते हैं। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कंपटीशन पे बिलीव करती है। जो हमारे डिफरेंट सोसाइटी के जो लोग हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, उन पे हमको कंपटीशन करना पड़ता है कि कौन आगे जाएगा, लड़ेंगे। उसके बाद जैसे हमारा एग्जाम वगैरह कुछ भी होता है तो ये लिमिटेड चीज़ है, इसमें सीट्स जो है हमारी लिमिटेड रहती हैं। इसमें हम कंपटीशन करते हैं, एग्जाम होता है, जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं वो आगे हो जाता है, जिसके कम होते हैं वो नहीं हो उसका वो नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है कंपटीशन पे बेस्ड है। हमारी सोसाइटी आगे कैसे बढ़ती है, कंपटीशन से। ठीक है। Conflict theory with social economic institution as tool of struggle between groups or classes used to maintain inequality and dominance of ruling class। मतलब जो क्लासेस वगैरह जो डिवीजन है वो इसलिए है ताकि इनइक्वालिटी रहे और रूलिंग क्लास का दबदबा बने रहे। ये हमने देखा था, ये इसका एक क्रक्स है जो मैंने बताया। अब इसमें आते कौन कौन है, जो मेजर थिंकर्स है वो है कार्ल मार्क्स, जॉर्ज जिमल जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, उसके बाद डेरेंडॉफ आते हैं, एंजल्स आते हैं, कोजर आते हैं, कॉलिंस आते हैं, लेनिन आते हैं। ये आपको याद रखना है, जॉर्ज जिमल, कार्ल मार्क्स, डेरेंडॉफ, एंजल्स, कोजर, कॉलिंस, लेनिन, ये हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है। अब यहाँ पे हम दो दो नई स्कूल देख रहे हैं, एक है फ्रैंकफर्ट स्कूल, एक है न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल और न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल। ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर थे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है ये सोसाइटी को बस इकोनॉमिक वे में देखते थे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था। इनको ऐसा लगता था कि सोसाइटी में जो भी चीजें हैं वो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, मतलब पैसे पे डिपेंड करती हैं, जो भी क्लासेस है। ठीक है। उनका बस एक नजरिया था, वो लोग बस इकोनॉमी पे डिपेंड करते थे, हर एक चीज इकोनॉमी की वजह से। लेकिन इन्हीं स्कूल के, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने आगे जाके फ्रैंकफर्ट स्कूल बनाया। ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल बनाया, ये वो स्कूल था जो जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल की जो भी कमियां थी, जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने आगे जाके फ्रैंकफर्ट स्कूल बनाया, मतलब जो चीज़ें उनको कॉन्फ्लिक्ट स्कूल में सही नहीं लगती थी वो उन्होंने अपनी जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था उसमें उन्होंने सुधारा। उन्होंने सोसाइटी के अलग पर्सपेक्टिव भी देखे, मतलब उन्होंने बोला जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो दूसरी नज़रिए से भी देख सकते हो, बस इकोनॉमिकली ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थे, जो मार्क्स की थ्योरी पे जो डिपेंड करते थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स, उन्होंने सोसाइटी को इकोनॉमिक क्लास में बांटा है। ठीक है। इकोनॉमिकली अलोंग द लाइंस ऑफ इकोनॉमिक क्लास बिटवीन द प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास एंड बुर्जियोसी, मतलब उन्होंने हमारी सोसाइटी को इन्होंने, एक है बुर्जियोसी, बुर्जियोसी, एक है प्रोलेटेरिएट, टेरियट, ये पुअर है, ये रिच है, हाई क्लास, ये लोअर क्लास। ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से उन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट में बांटा, एक बुर्जुएसी और एक प्रोलेटेरियन, मतलब कुछ रिच लोग हैं कुछ पुअर लोग हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद सोशल चेंज होता है। ठीक है। लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल ने बोला कि नहीं, हमारी सोसाइटी के अलग डायमेंशंस हैं। ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया,
Later version of conflict theory look at the dimension of conflict among the capacities between social, religious and other types of groups. मतलब उन्होंने बोला कि जो कन्फ्लिक्ट है वो रिलीजियस वजह से भी होता है, पॉलिटिकल वजह भी है, कल्चरल रीजंस भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग रीजंस ढूंढे, उन्होंने ये नहीं बोला कि बस इकोनॉमी है, उन्होंने दूसरे रीजंस देखे। इसलिए इन्होंने अपना एक अलग स्कूल बनाया, जिसमें कौन आते हैं, अडोर्नो, मार्क्यूसे, हॉर्खाइमर, हेबरमास, ये हमारे 26 थिंकर में भी आते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के जो थिंकर्स थे वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने अपना अलग स्कूल बनाया अपनी थिंकिंग पे बेस्ड। उनको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, अडोर्नो, मार्क्यूसे, हॉर्खाइमर, हेबरमास। वैसे ही इन्हीं के जैसे न्यू मार्क्सिस्ट हैं कुछ, जिन्होंने, न्यू का मतलब होता है मॉडिफाई, उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया, उसमें कुछ सुधार लाए और अपना एक नया स्कूल बनाया, न्यू मार्क्सिस्ट। इसमें कौन आते हैं, एल्थ्यूजर, ग्राम्सी, इवान इलेज, इनने एजुकेशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। ऐसे सब है। अब दो वर्ड आपको याद रखने हैं। एक, जब हम किसी वर्ड के आगे पोस्ट लगाते हैं, किसी के आगे न्यू लगाते हैं, जैसे एग्जांपल पोस्ट मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट। जो पोस्ट लगाते हैं मतलब ये जो पुराना स्कूल है मार्क्सिज्म का उसको बिल्कुल ही नकार देते, अपोज कर देते, मतलब उसकी कोई भी थ्योरी नहीं मानते, अपनी एक बिल्कुल ही नई थ्योरी मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ड के आगे न्यू लगा है मतलब वो उस थ्योरी को मानते हैं, उस थ्योरी को लेके चलते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से। तो पोस्ट मतलब बिल्कुल ही नकार दी वो थ्योरी, और न्यू मतलब कुछ चेंजेस लाए हैं। ये चीज आगे हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म इन सब में काम आएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे थिंकर्स थे। उसके बाद हम फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट में थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। तो फंक्शनलिज्म ने बोला सोसाइटी को एज अ ऑर्गेनिज्म ट्रीट किया, जैसा मैंने बताया था। मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिटी होता है, इंटीग्रिटी होती है, कोहेजन होता है, साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन सोसाइटी हैपन्स ऑफ लार्जर गुड, मतलब जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो सोसाइटी के अच्छे के लिए हो रहा है। सोसाइटी में कॉपरेशन है, सब लोग साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था फंक्शनलिज्म रेडिकल ऑल्टरनेटिव है कॉन्फ्लिक्ट का, बिल्कुल ही अपोजिट है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से, ठीक है। तो सोसाइटी में इन्होंने बोलते जो भी स्ट्रेटिफिकेशन है, क्राइम है, सब जरूरी है, मतलब जो हमारी सोसाइटी में डिवीजन है, कुछ रिच लोग, फिर मिडिल लोग, फिर पुअर लोग, ये बहुत जरूरी है। जो हमारी सोसाइटी में क्राइम है ये बहुत जरूरी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ने बोला कि नहीं, सोसाइटी इक्वल नहीं है, सोसाइटी अनइक्वल है। जो हमारे रिसोर्सेज है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ठीक है। उसके बाद सब पीपल, जो कुछ लोग जो खुश हैं वो दूसरों के कॉस्ट पे खुश है, मतलब जो रिच पीपल है वो खुश है, उनके पास सब कुछ इसलिए है क्योंकि जो पुअर है उनके पास कुछ नहीं है। अगर उनके पास भी बराबर होता है तो दोनों बराबर खुश होते, ठीक है। उसके बाद सोशल फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट और एंटागोनिज्म से फंक्शन करता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन जरूरी है। ये रेडिकल ऑल्टरनेटिव है किसका, फंक्शनलिज्म का। उन्होंने बोला सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्राइम्स हैपन सो दैट रिच कैन लिव हैप्पीली। उन्होंने बोला जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, क्राइम है, सोसाइटी, सब इसलिए होता है ताकि जो रिच पीपल है खुश रहें और गरीब जो है गरीब रहे, ठीक है। इनको सोशल चेंज चाहिए होता है, स्टेटस को नकारते हैं। और जो ये है स्टेटस को इनको चाहिए होता है, जो जैसा है वो चलने दो, और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल को चेंज चाहिए होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद ये हो गए हमारे दो स्कूल। इसके बाद अब आता है एक स्ट्रक्चरलिज्म। आपको याद रखना है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है और स्ट्रक्चरलिज्म है ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्कूल है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चरलिज्म एक बिल्कुल ही अलग हमारा स्कूल है, ये भी हमारा मैक्रो पर्सपेक्टिव है, हमारे को हमारी सोसाइटी को एज अ होल देखता है, पार्ट बाय पार्ट, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल नहीं देखता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसकी जो ओरिजिन है स्टार्ट कैसे हुआ, जो लिंग्विस्टिक जो हमारा है,
उसमें हमारी स्टार्ट हुई लिंग्विस्टिक जो साइंस है, वहां से हमारा स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट हुआ। लिंग्विस्टिक जो है वहां पे किसने लिया था, वहां पे स्टार्ट किया था, खोज किसने की थी, फर्डिनेंड सॉसर, फर्डिनेंड सॉसर। ठीक है, लिंग्विस्टिक में, इसलिए हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनेंड सॉसर को बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म किसने है, कौन है, स्ट्रक्चरलिज्म की खोज किसने की है, तो वो कौन है, फर्डिनेंड सॉसर। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन में, एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन में किसने इसकी खोज की है, वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। हमारे मेजर जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो कौन है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म की खोज की है। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, तो वो है फर्डिनेंड सॉसर, जिन्होंने लिंग्विस्टिक में खोज की थी। लेकिन अगर फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी कौन है, एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म की खोज किसने की थी, तो वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो लिंग्विस्टिक में जो उन्होंने खोज की थी, तो वो बोलते हैं कि हमारा एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आगे समझाएंगे, पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, एब्स्ट्रैक्ट है, बाइनरी ऑपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। उन्हें स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या बोलती है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक स्ट्रक्चर है, सब जगह एक यूनिवर्सली एक स्ट्रक्चर है जो हर सोसाइटी में सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने लिंग्विस्टिक में ली थी, तो हमारी जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं वो हर जगह डिफरेंट है। संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारी मतलब जो हमारी जो जैसे कि लैंग्वेज है, ठीक है, हर जगह डिफरेंट है, कहीं हिंदी है, कहीं तमिल है, सब है, लेकिन जो उसका एक बेस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो हर जगह सेम है। मतलब ग्रामर, हर सोसाइटी किसी ना किसी ग्रामर पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम है, भले ही लैंग्वेज डिफरेंट हो, लेकिन वो एक ग्रामर पे बेस्ड है जो हर जगह सेम है। ठीक है, तो इसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। ये लिंग्विस्टिक के एग्जांपल से याद रखना है कि हमारी जो लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ग्रामर, वो बिल्कुल सेम है, हर सोसाइटी में वो सेम रहेगा। मतलब यूनिवर्सली स्ट्रक्चर जो है सेम रहता है। ये थ्योरी बोलती है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इन्होंने बोला है, बाइनरी ऑपोजिशन की थ्योरी दी है, ये क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने दी है, लेवी स्ट्रॉस ने दी है। इनके हिसाब से जो हमारी सोसाइटी है वो बाइनरी ऑपोजिशन में है। मतलब हमारी सोसाइटी जो है वो हर चीज बाइनरी है। मतलब वाइट है तो ब्लैक है, रिच है तो पुअर है, गुड है तो बैड है, ऐसे ही हॉट है तो कोल्ड है। बाइनरी मतलब दो, ऑपोजिट मतलब बिल्कुल ही अलग। मतलब हम हमारी सोसाइटी में हर चीज जोड़े में है, कोई अच्छा होगा तो कोई बुरा होगा, कोई रिच होगा तो कोई पुअर होगा, कोई वाइट होगा तो कोई ब्लैक होगा। ये हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कि हर चीज हमारी सोसाइटी में जोड़े में है। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि हर सोसाइटी में आप देख सकते हैं, आपको ये बाइनरी ऑपोजिशन दिखेंगे। हर सोसाइटी में आपको अच्छे लोग दिखेंगे, बुरे लोग दिखेंगे, रिच लोग दिखेंगे, पुअर लोग दिखेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी होगी। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये हमारी पूरी सोसाइटी में पूरी यूनिवर्सली है। तो इस पे उन्होंने बोला। उसके बाद आप देखेंगे एक और एग्जांपल स्ट्रक्चरलिज्म का, मिथ। हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं,
जैसे हमारी हिंदू सोसाइटी में रामायण है, वैसे क्रिश्चियन सोसाइटी में कुछ होगी, किस रिलीजन में कुछ होगी, दूसरे रिलीजन में कुछ होगी, इस्लाम में कुछ होगी। तो जो हमारी स्टोरीज हैं हम इसमें देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि अगर कोई हीरो है तो विलन होगा ही होगा, हीरो के बिना विलन नहीं होगा। तो ये हम पूरा एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी कहीं की भी कोई भी थ्योरी हो, स्टोरी हो, आप देखेंगे हमारी जो रामायण है, इस्लाम में कुछ होगी, किसी और रिलीजन में कुछ होगी, उसका जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। हर जगह एक हीरो होगा, एक विलेन होगा, इनके बीच में लड़ाई होगी, हीरो जीतेगा। तो ये जो यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर है ये हर जगह सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी बाइनरी ऑपोजिशन की थ्योरी फॉलो होती है कि मतलब एक हीरो है तो एक विलेन होगा, एक अच्छा है तो एक बुरा होगा। तो इसी पे स्ट्रक्चरिज्म की थ्योरी बेस्ड है कि हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है जो हर जगह सेम है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है एब्स्ट्रैक्ट है, ये दिखता नहीं है। ठीक है, हम लोग देख नहीं सकते स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, ये स्ट्रक्चर को कॉन्क्रीट बोलते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये हम देख सकते, कॉन्क्रीट है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर बोलता है, स्ट्रक्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब हम जो हमारे जो स्ट्रक्चर है इसको हम देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैंने बताया ये लैंग्वेज ग्रामर, तो ये आपको समझ आ रहा है लेकिन आप इसको टच नहीं कर पा रहे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ग्रामर सेम है। जो मिथ है, इसमें जो हमारे एक विलन है एक बुराई सेम है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बाइनरी एब्स्ट्रैक्ट है। फिर हमने देखा कि बाइनरी ऑपोजिशन देखा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये हमारे जो वेट अ सेकंड, इनविजिबल है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इनविजिबल है, हिडन है। ये चीज हमको, जो हमारे ये जो हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं इन्होंने ये ढूंढ के निकाली है। ये स्ट्रक्चर इन लोगों ने डीप स्ट्रक्चर, हिडन स्ट्रक्चर देखा है, फिर जाके ये थ्योरी आई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल मैन पे फोकस किया, नॉट अ पर्टिकुलर मैन। जैसा कि मैंने बताया मैक्रो पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने पूरे सोसाइटी को एज अ होल देखा है, ना कि एक एक इंसान को देखा है। ठीक है, उसके बाद इसके हम थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहले फर्डिनेंड सॉसर, जिन्होंने लिंग्विस्टिक में खोज की है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। हम फर्डिनेंड सॉसर को बोलते हैं लिंग्विस्टिक में। और फादर ऑफ स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी में जिसने खोज की है स्ट्रक्चरलिज्म की, वो है क्लॉड लेवी स्ट्रोस। इनके अलावा हम लुई दोमो को देखते हैं, नडेल को देखते हैं, नीधम को देखते हैं। तो ये जो 5 जो मेजर हैं ये हमारे स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, ये याद रखना है। फर्डिनेंड सॉसर, लेवी स्ट्रॉस, लुई दोमो, नडेल, नीधम। ठीक है, इसके बाद फॉर लेवी स्ट्रॉस, स्ट्रक्चरलिज्म implies a search for deep, इनविजिबल एंड इनेट स्ट्रक्चर। हमारी जो सोसाइटी में जो डीप, इनविजिबल, हिडन स्ट्रक्चर है उनकी जो खोज करना है, उसको खोज करके जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक है, ये हिडन है, कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला जो कॉन्शियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिसनोमर है, वो सही नहीं। हमको ये नहीं देखना, कॉन्शियस जो हमें दिख जाता है वो हमें नहीं देखना है, हमें अनकॉन्शियस देखना है। स्ट्रक्चरलिज्म अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। ठीक है, हिडन हिडन डीप स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। ठीक है, इसके बाद वेट अ सेकंड, इसके बाद हम ये डिफरेंस है कुछ, आप देख लीजिएगा। जो मैंने बताया वही है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है
वो कॉन्क्रीट मानता है स्ट्रक्चर को, ये एब्स्ट्रैक्ट मानता है, ये इंडक्टिव रीजनिंग में है, बेस्ड है, ये हमारा डिडक्टिव लॉजिक है। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरलिज्म कि हमारा जो सोसाइटी वो एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, वो हर सोसाइटी में वो जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, चेंज नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे चौथे हम अपने फोर्थ पर्सपेक्टिव में आते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है। माइक्रो पर्सपेक्टिव है मतलब ये सोसाइटी को एज अ होल नहीं देखता, ये इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है। फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, ये जो है इंडिविजुअल्स फोकस करता है, ये याद रखना है। अभी तक जो हमने देखे थे फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारे तीन जो थे मैक्रो थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो माइक्रो है, जैसे जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, इनके फादर और फाउंडर दोनों कौन है? जीएच मीड। ये क्वेश्चन आता है, फादर एंड फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज जीएच मीड। मतलब इनकी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की खोज और उसको फेमस किसने किया था? जीएच मीड ने किया था। लेकिन जो ये वर्ड है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, किसने खोज किया, किसने कॉइन किया ये वर्ड, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है, ब्लूमर। लेकिन इसके फादर या फिर फाउंडर कौन है? तो वो है जीएच मीड, आपको याद रखना है। अब जैसा कि ये नाम बताता है, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स, इंटरेक्शनिज्म मतलब हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि हम सोसाइटी में, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में इन्होंने बताया है कि हम सोसाइटी में कैसे अलग अलग सिंबल्स हैं उनके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। हमने सोसाइटी में अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं हर चीज को, और उन सिंबल्स के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो सिंबल्स हैं ये मीनिंगफुल है। मतलब अगर मैं हम लोग जैसे कोई दो लोग बात करें, मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं कुछ सिंबल्स का यूज करूंगी, ठीक है। वो मीनिंगफुल होंगे। मतलब अगर मैं किसी को थैंक यू बोल रही हूँ तो सामने वाला समझेगा, सॉरी बोल रही हूँ सामने वाला समझेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने से खुद ही कुछ सिंबल बनाए हैं और सामने वाला उसको समझ नहीं रहा है। मतलब हम सोसाइटी में कुछ सिंबल्स हैं, उनके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, उसको जो बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो ये माइक्रो पर्सपेक्टिव इसलिए है क्योंकि हम इंडिविजुअल को देखें कि हर इंडिविजुअल कैसे कैसे इन सिंपल सिंबल्स को यूज करके इंटरेक्शन होता है उनका। इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट, कैसे लोग इंटरैक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं विथ वन एंड अनदर, टू क्रिएट सिंबॉलिक वर्ड्स, एंड इन रिटर्न हाउ वर्ड शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब हम कोई भी वर्ड, हम जो भी, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो ये सिंबल है, एक तरीके का सिंबल है इस, तभी, और ये मीनिंगफुल है, मतलब इसका कुछ मतलब है, तभी आप ये समझ रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं कुछ भी बात करूंगी, ये मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आया, मतलब अगर अभी जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है, मतलब ये कुछ सिंबल्स हैं जो मीनिंगफुल है, ठीक है। It is a framework that helps understand how society is preserved and created through repeated interaction between individual। ये बताता है कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है सिंबल्स के थ्रू, कैसे ये सोसाइटी चल रही है इसकी वजह से। The interpretation process that occurs between interactions helps create and recreate meaning। हम मिलके कुछ ना कुछ मीनिंग क्रिएट करते हैं। इट इज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ मीनिंग दैट अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल।
ठीक है, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, जो सिंबल शेयर कर रहे हैं, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, तभी हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारा इंटरेक्शन है वो पॉसिबल है। उसके बाद मैंने बताया माइक्रो पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है। और जीएच मीड ने जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म लिया है, वो प्रेगमेटिज्म एक स्कूल है जिसको समझने की जरूरत नहीं है। उससे लिया क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लिया है, तो प्रेगमेटिज्म से लिया है। उसके बाद जो हमारा जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, वो 3 अजम्पशंस में बेस्ड है। पहला, इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग वेयर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब लोग कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसके बाद कुछ ना कुछ मीनिंग क्रिएट करते हैं वर्ल्ड की। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर, इसमें लोग सेल्फ की बात करते हैं। ठीक है, अ यूनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में एक यूनिक तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये 3 जो assumptions हैं, इस पे हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी बेस्ड है। उसके बाद हम थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहले जीएच मीड, फादर एंड फाउंडर। फिर आता है हर्बर्ट ब्लूमर, टर्म कॉइन की है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और उसके बाद जीएच कूले आते हैं, इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी दी थी। फिर आते हैं हमारे ड्रामेटर्जी के गॉफमैन, बर्जर, लकमैन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में, इनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गॉफमैन ने जो हमारी ड्रामा थ्योरी दी थी, ड्रामेटर्जी, मतलब हमारी सोसाइटी है एक ड्रामा, हमारी जो लाइफ है वो ड्रामा है। ठीक है, हम लोगों के सामने अलग बिहेव करते हैं, अकेले में अलग बिहेव करते हैं, तो ये भी एक तरीके के सिंबल है। तो इन्होंने ये भी बताया है। तो ऐसे ही हमने क्या देखा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, तो मतलब हम सोसाइटी में कुछ सिंबल्स बनाते हैं, सिंबल्स एलोकेट करते हैं, उसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। और जो सिंबल्स होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, मतलब हम कुछ बोलते हैं वो दोनों के लिए सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। मैंने बताया था पोस्ट का मतलब अपोज करना, मतलब किसी भी वर्ड के आगे अगर पोस्ट लगा है, मतलब वो जो उसके आगे वर्ड है उसको अपोज कर रहा है। उसके बाद मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब जो थिंकर्स मॉडर्निज्म को के खिलाफ थे। ठीक है, जो यहाँ पोस्ट जिस आगे की वर्ड लगता है, मतलब उस चीज को, वो उस चीज के खिलाफ है। पोस्ट मॉडर्निज्म वो थिंकर है जो मॉडर्निज्म के रैशनैलिटी के खिलाफ थे। अब पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इन दोनों को मिला के बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही आते हैं, तो मतलब इनके थिंकर्स ओवरलैप करेंगे, ऐसा अलग थिंकर नहीं होंगे, मॉडर्निज्म के अलग होंगे, स्ट्रक्चरलिज्म के अलग होंगे। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब जो मॉडर्निटी के खिलाफ है। पहले हम इनके थ्योरीज देख लेते हैं। मिशेल फूको, पियर बुर्दो, जैक्स डेरिडा, एडवर्ड सैड, एंथनी गिडेंस, लियोटार्ड, बॉमन, बॉड्रिलार्ड, रिट्जल, डेनियल बेल, हेबरमास। ठीक है, इंडिया में हमने देखा, इंडिया के जरूरी हैं, गायत्री स्पिवाक, रणजीत गुहा, होमी भाभा, दीपांकर गुप्ता, दीपेश चक्रवर्ती, आशीष नंदी, पार्थ चैटर्जी। तो ये ये जो थिंकर्स हैं, आपको याद रखना है कि कौन से जो हमारे थ्योरिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, कौन से पर्सपेक्टिव में आते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत हेल्प में आते हैं ये। तो फूको, बुर्दो, ठीक है, एडवर्ड सेड है, गिडेंस है, ये सब तो 26 थिंकर में ही आते हैं। हेबरमास हैं। बाकी अब हेबरमास जो है, हमने देखा था
वो नियो मार्क्सिस्ट भी हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल में भी आते हैं, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी, जो थ्योरीज है वो ओवरलैप करती है, इसलिए उसमें भी आते हैं। उसके बाद जो एंथनी गिडेंस है, वो खुद को लेट मॉडर्निस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी थ्योरी देखते हैं। तो जो भी चीजें मॉडर्निज्म में थी, उनकी अपोजिट चीजें पोस्ट मॉडर्निज्म में थी। जैसे कि जो मॉडर्निज्म है वो मानता था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक थ्योरी पूरे यूनिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा मैं एग्जांपल लेती हूँ, ग्रेविटी की थ्योरी है न्यूटन की। तो जो मॉडर्निस्ट हैं वो मानते थे कि जो हम एक थ्योरी बनाएंगे और वो पूरे यूनिवर्स में लागू होगी। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो मल्टीपल थ्योरी में मानते हैं। एक थ्योरी हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती, यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता, हर सोसाइटी की जो लॉज हैं वो डिफर करते हैं, हर सोसाइटी पे अलग लॉ करते हैं, पहली पॉइंट। उसके बाद ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है, ये भी उस सोसाइटी को एज अ होल नहीं देखता है, इंडिविजुअल्स फोकस करता है। उसके बाद जो मॉडर्निज्म है वो साइंस को सपोर्ट करता था, लॉजिक को सपोर्ट करता है, रैशनैलिटी को सपोर्ट करता था। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर हैं वो मानते हैं साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक, इससे अलग भी चीज़ें देखनी चाहिए, हमें इमोशंस में भी फोकस करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। खाली हम रैशनैलिटी में हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे, हर चीज़ में लॉजिकल वे में देखेंगे तो नहीं चलेगा। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इमोशंस की वजह से भी हैं, हमें इमोशंस में भी फोकस करना है। ठीक है, जो मॉडर्निज्म था वो ऑब्जेक्टिविटी था, मतलब ऑब्जेक्टिव था, मतलब फैक्ट्स बेस्ड था। लेकिन अ, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, हमारी थिंकिंग, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है, जबकि मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करता था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। मतलब ये जो कलर है, इस पेन का कलर क्या है, ब्लैक, ये सबके लिए ब्लैक होगा, इसको कोई भी देखेगा ये ब्लैक बोलेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये जो पेन है ये कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, मुझे ये पेन बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको ये पेन अच्छा ना लग रहा हो। तो ये सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब जिसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है, वैल्यूज हम इसमें अटैच कर देते हैं। मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, आपके लिए कोई चीज़ बुरी हो सकती है, तो वो सब्जेक्टिविटी है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते थे, मतलब जो इंडिविजुअल के थॉट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उस पे भी बेस्ड हमारी सोसाइटी है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए, उसके बेस पे थ्योरीज होनी चाहिए, इमोशन पे बेस्ड थ्योरी होनी चाहिए। रिजेक्ट ग्रैंड मैटर थ्योरी, हम एक बहुत बड़ी थ्योरी जो है हम पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हर सोसाइटी की में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हर सोसाइटी के लिए हमको अलग थ्योरी देनी होगी, उनकी कंडीशन में, उनकी सिचुएशन पे बेस्ड। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर मल्टीपल ट्रूथ्स में फोकस करते हैं, जबकि मॉडर्निस्ट एक ट्रूथ पे फोकस करते हैं। तो इनके जो मेजर जो टॉप ये पॉइंट्स है, याद रखना है। पोस्ट मॉडर्निज्म फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है इनकी थ्योरीज। लेकिन जो मॉडर्निज्म है रिजिड है, इनकी थ्योरीज हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक, तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे। पहला, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है सब्जेक्टिव है, एक ट्रुथ पे बिलीव नहीं करता, मल्टीपल ट्रुथ पे बिलीव करता है, ग्रैंड मेथड थ्योरीज पे बिलीव नहीं करता, एक थ्योरी सब जगह अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और रैशनैलिटी पे बिलीव नहीं करता, लॉजिक पे, इमोशंस पे भी ध्यान देना बोलता है। ठीक है, माइक्रो पर्सपेक्टिव है, हम यूनिवर्सल लॉ नहीं दे सकते, हर सोसाइटी के लिए एक लॉ नहीं दे सकते। ठीक है, अलग अलग होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल है, मतलब जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो टाइम के साथ चेंज होता है, सिचुएशन पे कंडीशन बेस्ड होता है। लेकिन मॉडर्निज्म जो है वो एक जो लॉ दे दिया वो हर टाइम पे चलेगा, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो ये है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके हमने
थिंकर्स देख लिए थे, ये आपको याद करना है। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। Modernism is a school thought that took place in late 1800s and early 1900s। हमने देखा था एनलाइटमेंट पीरियड के आने के बाद मॉडर्निटी आई थी, ठीक है। तो ये तब से चालू होता है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम से चालू हुआ था, मतलब 1930s में चालू हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि पोस्ट मॉडर्निज्म कब चालू हुआ था, तो 1930s में चालू हुआ था। ये अभी की पर्सपेक्टिव है, रिसेंट, ठीक है। और ये जो था एनलाइटमेंट पीरियड जो अब आया था 17th 18th सेंचुरी, ये तब का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और जो अभी हम पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं वो 1930s का है। फिर मॉडर्निज्म एडवोकेटेड रैशनल थिंकिंग। मॉडर्निज्म में हमने देखा था रैशनल थिंकिंग देखा था, जो साइंस को यूज कर रहा है, रीजन को यूज कर रहा है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो इरेशनैलिटी, हर चीज में हम रैशनैलिटी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इमोशंस भी देखने पड़ेंगे। इमोशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वैल्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा। ये किसने बोला? पोस्ट मॉडर्निज्म ने। पोस्ट modernist era was characterized by the simple and elegant original works of gifted artists, while the post-modernist era was characterized by advancement of technology and its used in different media। जो हमारे मॉडर्निस्ट थिंकर थे वो पहले के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो दी हुई थी, जो वर्क्स थे, ओरिजिनल वर्क्स थे, उस पर डिपेंडेंट था। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा है वो जो हमारी जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो डिफरेंट मीडियाज हो रहे हैं, उस पर बेस्ड है। मॉडर्निस्ट जो पहले के मॉडर्निस्ट थे वो यूनिवर्सल ट्रुथ में बिलीव करते थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ में बिलीव नहीं करते थे। जो अभी के जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, ठीक है। पॉलिटिकल वे में भी सोचते, पॉलिटिकली एक्टिव है। जो मॉडर्निस्ट थे पहले के, वो बस थ्योरीज देते थे, उनको पॉलिटिक्स से कोई भी उनका लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बाद हमने इसके अंदर दो और डिवीजन देखे थे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जो हमने अभी स्ट्रक्चरल स्कूल देखा था लेवी स्ट्रॉस का, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, मिथ, जो हमने देखा था कि हमारी सोसाइटी एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ग्रामर जो देखा था। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, मतलब मैंने बताया था जिस जिस भी वर्ड के आगे पोस्ट लग जाए, मतलब उन लोगों ने उसके आगे वाले को के खिलाफ थे, उसको अपोज किया है। मतलब ये स्ट्रक्चरलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है उसको अपोज करते हैं। इनकी जो बाइनरी जो अपोजिशन थ्योरी थी स्ट्रक्चरलिस्ट की, उसको अपोज करते हैं। उन्होंने बोला कि हर चीज गुड या बैड नहीं होगी, इसके बीच में भी कुछ आएगा, ठीक है। जैसे हर चीज ब्लैक एंड वाइट नहीं होगी, और भी कलर्स आते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं। तो ये जो बाइनरी ऑपोजिशन थ्योरी थी वो इन्होंने इनके खिलाफ थे, कि जैसे उन्होंने बोला था हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, नहीं, ग्रीन और ब्लू भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट ने बोला था कि लैंग्वेज जो है स्टेबल है, यूनिवर्सल ग्रामर है, मतलब हर सोसाइटी में एक कुछ ना कुछ ग्रामर है, भले ही लैंग्वेज अलग हो। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी सोसाइटीज है जिनकी लैंग्वेज में कोई भी ग्रामर नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो भी जो सोशल और कल्चरल प्रोसेस है, उन्होंने बोला कि इनको हम डिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि क्या है, उसके बाद नई थ्योरीज बनाते हैं। तो मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने स्ट्रक्चर्स की जो थ्योरीज थी, यूनिवर्सल बाइनरी ऑपोजिशन की, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को भी नकारा था। उनकी जो लैंग्वेज में जो ग्रामर की थ्योरी थी लिंग्विस्टिक में, उसको भी नकारा था, ठीक है। उन्होंने बोला हर चीज स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। जैसे हम अगर ऐसे थम्स अप जो है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मीनिंग हमारी सोसाइटी में अलग है, दूसरी सोसाइटी में अलग है।
तो हर सोसाइटी में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या था, जब एक कंट्री सेकंड कंट्री में पॉलिटिकली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली टेक ओवर कर लेती है। जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने हमारी जो कंट्रीज में पूरे हमारी इकोनॉमी में, पूरी पॉलिटिकली में कब्जा कर लिया था। इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, निवेशवाद ऐसा कुछ बोलते हैं। इन्होंने कब्जा कर लिया था, इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो उस समय जब कब्जा किया था तो इन्होंने क्या बताया था, ये लोग क्या करते थे, जब दूसरी कंट्री को कब्जा करते थे तो उनकी, क्योंकि उनकी खुद की जो कंट्री, उनकी कुछ बुक्स लिटरेचर इतने उनके बारे में है नहीं, तो ये लोग उनके बारे में लिखते थे। जैसे ये लोग हमारे बारे में लिखेंगे, दूसरी कंट्री के बारे में लिखेंगे, ये लोग हमारी हिस्ट्री के बारे में जो भी समझते हैं हमारे बारे में लिखते हैं, तो ये इसमें एक बायस रहता है। ठीक है, तो जो हमारे पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, उन्होंने कॉलोनियलिज्म को अपोज किया था, इनके खिलाफ थे कि ये लोग बस बाइस्ड वे में लिखते थे। हमको एक चीज याद रखनी है, फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कौन है, एडवर्ड सैड। ये हमारे 26 थिंकर्स में आते हैं, इनको हम एक बार, ठीक है, एडवर्ड सैड, एडवर्ड सैड, ये फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। इन्होंने हमको थ्योरी दी थी, उन्होंने कंट्रीज को दो पार्ट में बांटा था, ऑक्सीडेंट्स, ओरिएंट्स। जो ऑक्सीडेंट्स है वो ईस्टर्न कंट्रीज है, और जो ओरिएंट्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सॉरी, ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया, यहाँ की जो कंट्रीज हैं, और वेस्टर्न मतलब जो ब्रिटिशर्स, जो यूएसए, ये सब जो है वेस्टर्न है, और जो हमारी कंट्री वो ईस्टर्न है। जो रूल करता है, रूल, वो ऑक्सीडेंट है, और जिस पे रूल करता है वो ओरिएंट्स है। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया वो ऑक्सीडेंट्स होंगे, और किस पे रूल किया, इंडिया पे, तो वो क्या होंगे, ओरिएंट्स होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो ओरिएंट्स के बारे में अपने लिटरेचर में कुछ भी लिखते हैं। इनकी इनकी लिटरेचर रहती थी, इनकी जो पिक्स रहती थी, पिक्चर्स रहती थी, इनमें इनकी एक बाइज्ड इमेज रहती थी। अपने हिसाब से ये लोग जो समझते वो बोलते। तो जो ऑक्सीडेंट्स है वो ओरिएंट्स को बोलते थे ये लेजी लोग हैं, मतलब जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो लेजी हैं। ठीक है, डेस्पोटिक है। तो मतलब बहुत गलत इमेज बना के रखी थी ऑक्सीडेंट्स ने, बहुत ही हाई, या तो बहुत ही अच्छा या तो बहुत ही बुरा। मतलब इनको अच्छे से, जो रियल है उनके, हम लोग को वैसा नहीं दिखाया था। जो इनको समझ आ रहा था ये अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे थे। तो ये लिटरेचर है, सबने देखी, सब लोग पढ़ते, तो सबकी इमेज भी हमारे बारे में यही बनती है। तो जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, इन्होंने, जो ये लिटरेचर है, इन्होंने बोला कि हम अपनी जो हिस्ट्री है वो खुद लिखेंगे और रियल लिखेंगे। मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में जो भी सच है वो हम लिखेंगे, अपने लिटरेचर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि बताया ओरियंट्स ईस्टर्न कंट्रीज हैं, तो और जो ऑक्सीडेंट्स है, ओरियंट्स को क्या बोलते थे, अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरिक है, एक्सोटिक है, लेजी हैं, अच्छे से काम नहीं करते, सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब तौर तरीका नहीं है, अच्छे से रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, बारबेरिक है, खाने का तरीका नहीं है, मतलब उन्होंने अच्छा नहीं बताया कुछ भी। ठीक है, उनका एक यूरोसेंट्रिक बाइस था। इन लिटरे जो भी इन लोगों ने लिटरेचर लिखी थी कॉलोनियलिस्ट ने, उसमें उन्होंने अपनी अपने से कंपेयर करके कुछ भी लिखा था। तो जो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि हम अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे अच्छे से,
हम अपने तरीके से समझाएंगे, तो वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। एडवर्ड सेड इनके फादर हैं इस पर्सपेक्टिव के, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब ये हमारा पर्सपेक्टिव की जो क्लास है इतनी थी। हमने क्या क्या कौन कौन से पर्सपेक्टिव देखे। सबसे पहले हमने फंक्शनलिज्म देखा, फिर कॉन्फ्लिक्ट स्कूल देखा, स्ट्रक्चरलिज्म देखा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पोस्ट मॉडर्निज्म। ये हमने 5 स्कूल देखे, इनके थिंकर्स देखे, इनका मतलब क्या ये देखा। इनके जो थिंकर्स की थ्योरी है, अब हम ये आगे चलते चलते डिटेल में देखेंगे हर थिंकर की कौन सी थ्योरी है। इसमें बस मैंने ये बताया कि कौन से जो पर्सपेक्टिव है उसका मतलब क्या है, उसके थिंकर्स कौन है, ठीक है। तो आज की ये क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरे पर्सपेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। कौन से थिंकर कौन से पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं ये पता चल गया होगा आपको। जो भी आपको चीज़ें समझ नहीं आई, डाउट है, वो आप बताइए। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपके डाउट्स पूरे सॉल्व होंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगी उसमें हम अब चालू करेंगे यूनिट प्लस पीवाईक्यू। अब हमारी पीवाईक्यू सीरीज भी चलेगी, यूनिट वाइज भी चलेगी और ईयर वाइज भी चलेगी, और हमारी यूनिट्स चालू होगी। ये जो था हमारा एक बेस था सोशियोलॉजी का। अब हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ इससे पहले की जो क्लासेस है वो देख लीजिए, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए आगे की क्लासेस देखने के पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।